हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट की हुई है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। अब एक और क्वेश्चन था उसमें, देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझो पहले। वो क्या कह रहे हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप। देखो सिंपल, हमने कल जो किया था वो हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। उसमें अब जो ये चैनल्स होते हैं ना, इनमें ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं, ठीक है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट्स की दो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं वर्टिकल। देखो जो वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये होते हैं दो डिफरेंट लेवल्स। एक जब जो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, उसके दो डिफरेंट लेवल्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। मतलब चैनल एक है, उसी सेम चैनल के लेवल्स जो अलग अलग है ना, उनमें ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट मैन्युफैक्चरर या होलसेलर और रिटेलर उनके बीच में हो सकता है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी खास करके चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स उन दो एंटिटीज के बीच में होते हैं जो सेम लेवल पे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। अब इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो सेम नहीं होगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लेवल पे सेम हो सकते हो पर एंटिटीज दो होंगी। सो जो उनमें दो कॉन्फ्लिक्ट होगा दो एंटिटीज में, उसे आप हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हो। ये तब होता है जब जो आपके रिटेलर्स हैं, देखो अब आपकी कंपनी का एक तो रिटेलर होगा नहीं, कितने रिटेलर्स होंगे, होलसेलर्स कितने होंगे, वो आपस में जब compete करते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है। अब उनमें प्राइस वॉर्स हो सकती हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। वो कहें कि ये एरिया मेरा है, वो दूसरा कहे कि ये एरिया मेरा है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ को डिटरमाइन करना है। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, उन्होंने पूछा था बताओ ये ठीक है या नहीं। या एक तरीके एक बार ऐसे क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, आपको 7-8 ऑप्शन दे दी, वो कहते हैं चूज करके बताओ इनमें से कौन सी ठीक है। जितना बड़ा मार्केट का साइज होगा उतना ही लंबा चैनल होगा। देखो जब मार्केट का साइज लंबा होता है ना, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो लंबा चाहिए। मतलब जो आपकी मार्केट ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा कस्टमर्स को कवर अप कर रही है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ा लंबा चाहिए। इससे एक तो आपको सारे बंदों को आप कवर अप कर पाओगे, कवरेज अच्छी मिल जाएगी और कोई भी बंदा आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। एक इवन इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स है ना वो कस्टमर्स के पास पहुंच जाते हैं जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होते हैं। दूसरा, देखो अगर आपका प्रोडक्ट या मार्केट उसमें हाई लेवल ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है, यानी आपने सर्विसेज बहुत हाई लेवल पे जाकर देनी है, तब आपको अपना चैनल शॉर्ट रखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो अगर आपकी प्रोडक्ट कह लो या मार्केट डिमांड कर रही है कि भाई आपका सर्विस का लेवल बड़ा हाई चाहिए, आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, आपको पर्सनलाइज कस्टमर सपोर्ट देनी पड़ेगी, आपके प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है, तब आपको यही प्रेफर किया जाता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा चाहिए, वो लंबा नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी, कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी आपको। इससे जितना चैनल आपका छोटा होगा, एक तो कंट्रोल आपका बड़ा स्ट्रांग होगा, आप अपनी सर्विस की जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसको कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ठीक है। लास्ट, अगर कस्टमर की शॉप, इफ कस्टमर शॉप्स फॉर एन असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, इट डिमांड्स अ वाइडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर आपके कस्टमर को चाहिए वैरायटी, वो आपके कस्टमर की जो सेगमेंट है ना वो वैरायटी वाले कस्टमर है, वो चाहते हैं हमें अलग अलग चीज़ें बहुत वाइड वैरायटी मिले, तब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो वाइडर चौड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो अलग अलग प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के कह लो या अलग अलग सप्लायर्स के कस्टमर्स, अलग अलग सप्लायर्स के प्रोडक्ट कस्टमर्स के पास इजीली एक्सेसिबल होंगे, उनके पास इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो वो क्या कह रही हैं, एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ये भी क्वेश्चन था। वो कह रहे थे, उन्होंने आपको फैक्टर्स दे दिए, वो कहते हैं इसमें चूज करके बताओ कौन सी ऐसी एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आप कह लो फैक्टर्स हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन पे इम्पैक्ट डालेंगे। पहला है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस वो बनाते हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैसले जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग लेने उन पे इम्पैक्ट डालती हैं। पॉलिसीज सारी नहीं, वो पॉलिसीज जो ट्रेड के साथ रिलेटेड हैं,
जो आपके टैक्सेशन के साथ रिलेटेड है, या आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो उसके साथ रेगुलेशंस आ गई, लाइसेंसिंग आ गई, और यहाँ कोई भी अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूशन के फैसलों पे इम्पैक्ट डालेंगी। ये लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको मेन बता दी। कंपनीज को कंसीडर करना है, उनको इन सारी पॉलिसीज़ को के ऊपर खरा उतरना है, कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी उनके जो डिसीजंस है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के रिगार्डिंग वो उनके लिए सक्सेस लेके आ पाएंगे। उनको तभी मार्केट का एक्सेस से मिल जाएगा और सारी अपनी जोग्राफिकली अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, क्या आपकी कंट्री या आप जिस रीजन में काम कर रहे हो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन पे इम्पैक्ट डालेंगे। अब इकोनॉमिक कंडीशन वर्ड में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, क्या इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज कितनी चल रही है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कितनी है, यानी उनके पास पैसा है, विलिंग है वो खरीदने के लिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो नहीं बहुत जल्दी बढ़ रही, मार्केट डिमांड कैसी है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ये सारी चीज़ें ना जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की चॉइस है उस पर इम्पैक्ट डालेंगी। नो डाउट ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के आपके उसकी चॉइस पे इम्पैक्ट डालेंगे, साथ के साथ आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे भी इम्पैक्ट डालेंगी। आपने कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करना उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपनीज को पता क्या है, उनको ज़रूरत है कि वो जो इकोनॉमिक क्लाइमेट चल रहा है ना यहाँ पे वो ऑपरेट करने हैं, यानी जहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी चल रही है उनको ध्यान में अच्छे से उसको एनालाइज करो, तभी अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं कि आपने इस मार्केट में एंटर करना है या नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, आप और एक्सपैंड करना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को, ठीक है। टेक्नोलॉजी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किस तरीके से मिल रहा है। देखो अब ये तो पता है कि आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत रैपिड पेस से हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है, सो इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स अच्छे हैं, कनेक्टिविटी है, आपकी लॉजिस्टिक्स सिस्टम आपके काम कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें आप बेच रहे हो, या आपके पास लोगों के दिमाग में या लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन टूल्स हैं। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मेथड क्या रहने वाले हैं। कंपनीज को अडेप्ट करनी पड़ेंगी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स तो होंगी, इनोवेशंस तो होंगी। आप अगर इनोवेशंस को लाओगे तो तभी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज अच्छी बनेंगी, तभी आपकी जो सप्लाई चेन के ऑपरेशंस है वो ऑप्टिमाइज हो पाएंगी। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, सरकार क्या कह रही है, कानून क्या कह रहा है। देखो जो लीगल या आप कह लो स्टैट्यूटरी प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है या उसके ऊपर लगाई गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगाए गए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर लगाए गए हैं, या जो कंपटीशन आप कर रहे हो उसका भी एक एक्ट होता है कंपटीशन एक्ट। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेवारी है। ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं इनमें से कितने तो हमने पढ़ लिए हैं, आगे 2-4 और पढ़ेंगे, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालेंगे। कंपनीज को समझना पड़ेगा, उनको ये जो लॉस प्रोविजंस हैं उनको ये अपने दिमाग में बिठानी पड़ेंगी, फिर उनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को पूरा इस्टेब्लिश डिज़ाइन करना है, इनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी उनके जो मिटिगेशन आप कह लो जो लीगल रिस्क है वो कम हो सकते हैं, नहीं तो उन पे लीगल लिटिगेशन अराइज हो सकते हैं, यानी कह लो आपके फंक्शनिंग में बाधा पड़ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, एक बहुत बार आया है मोड या डिलीवरी के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा। देखो डिलीवरी की भी टाइप्स हैं, एक्चुअल डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, सिंबॉलिक होती है। जो एक्चुअल डिलीवरी है ये रेफर्स टू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय द सेलर टू बायर। जब सेलर एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करता है बायर को, उसे हम एक्चुअल डिलीवरी कह लेते हैं। बहुत सिंपल मतलब है, यानी चाहे आपके गुड्स फिजिकली ट्रांसफर हो चुके हैं, मे नॉट हैव टेक, नहीं आप ना इसको इस प्रकार समझो, पहले लाइन सुनो। It means that even though physical transfer of goods may not have taken place, the seller has done everything necessary to transfer possession and control of goods to the buyer. सिंपल है, तभी मैंने ऊपर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वर्ड यूज किया है। देखो एक्चुअल डिलीवरी में चाहे आपके फिजिकल पोजेशन आपकी सेलर से बायर तक गई या नहीं गई, डजेंट मैटर, पर सेलर ने वो सारे कदम उठाए कि पोजेशन आपके साथ आपके पास पहुंच सके,
ठीक है। सो ये होती है आपकी एक्चुअल डिलीवरी। अब जो आपकी फिजिकल हैंडलिंग है या आप जिसे कह दो पोजेशन है गुड्स की सेलर के द्वारा बायर तक, उसके साथ एक्चुअल डिलीवरी मैच खाती है। ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है। यानी एक्चुअल डिलीवरी सिंपल ये मतलब है कि आप फिजिकल ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स का सेलर टू बायर, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? इसमें आप एक्नॉलेजमेंट बाय अ थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर। इट सिग्निफाइज अ सिंबॉलिक और रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, यानी इसमें ना तीसरे बंदे की एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, यानी बायर के बिहाफ में। ये जो कंस्ट्रक्टिव है ये सिंबॉलिक या आप ये कह लो रिप्रेजेंटेटिव है कि डिलीवरी होगी, उसको रिप्रेजेंट करती है। जो एक्नॉलेजमेंट थर्ड पर्सन के द्वारा है जिसकी पोजेशन में गुड्स हैं, जो होल्ड करेगा उनको बिहाफ पे या कह लो डिस्पोजल ऑफ बायर पे, मतलब बायर के इंस्ट्रक्शंस पे वो उसके जो बायर करेगा उसके बिहाफ पे वो काम करेगा, ठीक है। ये होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यानी ये तब ही होगी जब तीसरा बंदा जिसके पास गुड्स हैं वो एक्नॉलेज करेगा कि वो उसके पास गुड्स हैं, बट वो गुड्स उसके बायर के बिहाफ पे उसने रखे हुए हैं। Symbolic delivery. This refers to seller handing over the buyer the key of the godown where the goods are stored. It is a gesture to symbolize the transfer of possession and control of the goods. बड़ा सिंपल है। अब सिंबॉलिक डिलीवरी तब होती है जब जो सेलर है जहाँ पे गुड्स पड़े हैं, जो गोडाउन में पड़े हैं बायर के, उसकी चाबी सेलर के पास है। यानी डिलीवरी के जो मीन्स हैं वो यही है कि पोजेशन को ऑब्टेन करना गुड्स की बाय द सेलर टू द बायर, यानी वो पोजेशन ट्रांसफर करेगा। सिंपल वे में अगर समझें तो जो सिंबॉलिक डिलीवरी है इसमें डिलीवरी की जाती है डॉक्यूमेंट्स की या सिंबल्स की जो गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऐसा मीन्स प्रोवाइड कर दिया जाता है कि गुड्स बायर मतलब बायर है जो गुड्स की पोजेशन ले पाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान से करना, बहुत बार क्वेश्चन आया है। डिलीवरी तो मैंने वैसे आगे ना एक मैंने यहाँ पे भी डाला, डिलीवरी तो आपको मैंने वैसे बता दिया। ये वो इसमें ना वॉलंटरली ट्रांसफर होती है गुड्स की पोजेशन सेलर से बायर, ये तो आपको पता है। मतलब ये क्या, आप फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हो या एक्चुअल में आपने गुड्स अपने बायर को थमा दिए, ठीक है। सो जो वॉलंटरी ट्रांसफर कह लो या पोजेशन है गुड्स की जो सेलर से बायर से जाती है उससे आप डिलीवरी कह सकते हो। यानी ये ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल बट इसको पूछा बहुत बार गया है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन पूछा गया था, फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इस प्रोडक्ट। देखो जब आप इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रोडक्ट, ये ना क्वेश्चन में उन्होंने ना आपको 5 चॉइसेस दी थी, वो कहते थे इनमें से चूज करके बताओ कि जब अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो उनमें से क्या करेक्ट होगा। देखो एक तो आपकी जो मार्केट कवरेज है बहुत लंबी चौड़ी होगी, वाइड स्प्रेड होगी। एडवर्टाइजिंग आप बड़े अच्छे लेवल पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक चैनल मैनेजमेंट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो चैनल मैनेजमेंट, वैसे तो देखो जहाँ पे वर्ड मैनेजमेंट रख देना, यानी आप वहाँ पे आपने चीज़ों को मैनेज करना है। अब चैनल मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ कह लो या वो सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज कह लो जिनको लगाया जाता है जिसके द्वारा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। वो प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ जितनी भी रिलेटेड हैं जो आपके चैनल पार्टनर्स के साथ एसोसिएटेड है। यानी उनको सेलेक्ट चैनल पार्टनर्स कौन से चुनने हैं आपने, कैसे उनको मोटिवेट करना है और उनको एट द एंड इवेल्युएट कैसे करना है। देखो जितनी इफेक्टिव चैनल मैनेजमेंट करोगे उतनी ही अच्छे से आपके प्रोडक्ट आपके सही जगह पे सही बंदे के पास सही टाइम पे पहुंच जाएंगे, सही क्वांटिटी में। अगर मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊं चैनल मैनेजमेंट की, तो उसमें सबसे पहले आता है चैनल का डिज़ाइन। देखो आपको बहुत अच्छे से बहुत अप्रोप्रिएट चैनल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चैनल का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कितने क्या नंबर में किस तरीके के आपके बीच वाले बंदे इंटरमीडिएरीज होंगे ताकि आप अपनी टारगेट मार्केट तक पहुंच कर सको, ये सब कुछ चैनल डिज़ाइन में आता है। चैनल को सिलेक्ट कैसे करोगे? आपके जो चैनल के पार्टनर्स हैं उनको आप उनकी काबिलियत के बेसिस पे देखो, आप उनको अफोर्ड कर पा रहे हो, आपके पास उतना पैसा है, रिसोर्सेज देखो,
कितनी मार्केट कवरेज चाहिए, कई चैनल पार्टनर्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे ज़्यादा मार्केट को कवर करने में, ये चीज़ों का ध्यान दो। ये सारी चीज़ें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज़ है ना कंपनी की, उसके साथ मैच खानी चाहिए। चैनल में मोटिवेशन कैसे लाओगे? देखो, इंसेंटिव्स दो, ट्रेनिंग दो टाइम पे अगर नेसेसरी है, सपोर्ट प्रोवाइड करो और ट्राई करो कि आप चीज़ें अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, तभी आप अपने चैनल पार्टनर्स को मोटिवेट कर पाओगे। अगर वो मोटिवेटेड होंगे तभी वो कंपनी की प्रमोशन में, उसकी ग्रोथ में और कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेचने में हेल्प आउट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैनल को इवेल्युएट किस तरीके से करोगे। देखो, आपको अपने जो आपके चैनल पार्टनर्स हैं उनको, उनकी जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कंपनी को, उसको असेस करना पड़ेगा। अब अगर आपने परफॉर्मेंस असेस करनी है, कोई तो क्राइटेरिया चाहिए ना। आप सेल्स वॉल्यूम देख सकते हो, कौन सा चैनल पार्टनर आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ा रहा है, किस चैनल से कस्टमर्स आपके ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, मार्केट आप कवर कर पा रहे हो पूरी चैनल पार्टनर्स के द्वारा, या जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स किए हैं चैनल पार्टनर्स उनके बेसिस पे ही चल रहे हो, उनके ऊपर चल रहे हैं, उनसे भटक तो नहीं रहे। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो, देखो बंदे हैं, ह्यूमंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे? ट्राई करो, एड्रेस करो, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करो जो आपके चैनल पार्टनर्स के बीच में आ रहे हैं। ये अब कॉन्फ्लिक्ट्स को ये मारने मिटाने वाले नहीं होते, ये ऐसे ही होते। कई बार वो प्राइसिंग पे डिसएग्री कर जाते हैं, कोई कहता है ये जगह मेरी है, यहाँ पे मैंने सेल करना है, कोई कहता है मैंने सेल करना है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। सो इनको रिजॉल्व करो। सप्लाई चेन को किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे? देखो, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा चैनल पार्टनर्स के साथ, या जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो सप्लाई चेन में आ रहे हैं, तभी जो आपकी लॉजिस्टिक्स हैं, यानी जो आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, या जो आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका यानी पूरा आपका लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छे से एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज हो पाएगा। आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी और इवन कस्टमर्स को सर्विस भी देनी पड़ेगी अच्छे से। देखो, जितना इफेक्टिवली चैनल को मैनेज करोगे उतना ही कंपनी स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। जितनी स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतनी अच्छी मार्केट कवरेज, लंबी चौड़ी मार्केट कवरेज होगी, कीमत कम पड़ेगी और एट द एंड कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वो लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इसके लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनानी पड़ेगी चैनल पार्टनर्स के साथ। आपने उनका इंटरेस्ट अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करवाना है। आपने उनकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं, जो मार्केट कंडीशंस जब चेंज होंगी, आपने उनको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आया था जो आपके चैनल मेंबर्स हैं वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं, यानी जो वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर्स एंड मार्केट ग्रोथ रेट, मैचिंग का क्वेश्चन था। देखो, वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर्स, अगर मेंबर्स ने वैल्यू कम ऐड की है और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है, ये कॉम्बिनेशन है जो डिक्लाइन स्टेज को दर्शाता है। यानी यहाँ पे जो चैनल मेंबर्स हैं जो वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो बहुत लो कर रहे हैं, यानी ये एक इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मार्केट डूब रही है और जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो भी बहुत कम है। दूसरा, अब चैनल मेंबर्स ने वैल्यू हाई ऐड की बट मार्केट का ग्रोथ रेट कम है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इंट्रोडक्टरी स्टेज का है, यानी यहाँ पे वैल्यू तो चैनल मेंबर्स ऐड कर रहे हैं, बड़े हाई लेवल पे, अच्छे लेवल पे ऐड कर रहे हैं, बट ये चीज़, ये जो आपको सिग्निफिकेंट मार्केटिंग एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको करने पड़ेंगे, तभी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश कर पाओगे, क्योंकि मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। तीसरा, मेंबर्स जो चैनल मेंबर्स हो वो वैल्यू कम ऐड कर रहे हैं पर मार्केट का ग्रोथ रेट हाई है। अब ये आती है मैच्योरिटी स्टेज में पोजीशन, यहाँ पे वैल्यू एड जो चैनल मेंबर्स कर रहे हैं वो तो कम है, बट अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट सैचुरेटेड है, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट बड़ा हाई है, सो मार्केट वेल इस्टेब्लिश्ड है। आपको मार्केटिंग एफर्ट्स सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में वैल्यू चैनल मेंबर्स बड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हैं और मार्केट का ग्रोथ रेट भी बहुत हाई है, ये होती है ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे यानी दोनों चीज़ें, वैल्यू भी जो चैनल मेंबर्स के द्वारा ऐड की जा रही है और जो मार्केट का ग्रोथ रेट है, दोनों ही हाई है, यानी ये रैपिड एक्सपेंशन का फेस है और यहाँ पे आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके पास बढ़ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आता है कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक। आप इसे इजीएस्ट टॉपिक भी कह सकते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस नज़रिए से भी इस टॉपिक को देख सकते हो। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? देखो, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है यानी जब आप इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को स्टडी करते हो, उनको अच्छे से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो अपने फैसले परचेज को लेके किस तरीके से ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उनको डिस्पोज किस तरीके से कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे ले रहे हैं, क्या आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस वो फेस करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। यानी आपको कंज्यूमर बिहेवियर में समझना पड़ेगा कि जो आपके साइकोलॉजिकल, सोशल या कल्चरल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके की कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज related to consumption of goods and services. These activities typically involved in consumer behavior. चॉइस का क्वेश्चन था, 7-8 ऑप्शन दे दिए, एक्टिविटीज दे दी, इनमें से चूज करके बताओ कौन सी एक्टिविटीज कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल रही है। पहली है ऑब्टेनिंग, यानी ये वो प्रोसेस है जिससे आप गुड्स को या सर्विसेज को एक्वायर करते हो परचेज के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा या इसके अलावा कोई भी मीन्स हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्टेन। आपने ले ली चीज। कंज्यूमिंग यानी जब आपने जो प्रोडक्ट एक्वायर किया, ऑब्टेन किया, अब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज कंज्यूमिंग। जो आपने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, अब आप उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, आप उससे दूर हटना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। इसमें आप या तो प्रोडक्ट को सेल कर दोगे अगेन, या डोनेट कर दोगे, या उसको रिसाइकल में भेज दोगे। ठीक है, सिंपल था। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपने सभी बच्चों ने बहुत बार किया हुआ है। देखो, जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जो बायर को एक मतलब जो कंज्यूमर है उसको जिसके ये स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जब उसने कोई चीज़ परचेज करनी है। ठीक है, सो अगर मैं इसको आपको कॉमन स्टेजेस बताऊं, वैसे तो ये ना भी करवाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ईजी है, चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं। प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन, पहला स्टेप। देखो, कंज्यूमर को सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा या तो वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या उसकी कोई ज़रूरत अराइज हो रही है जिसके रिगार्डिंग उसे सॉल्यूशन चाहिए। अब जो ये ज़रूरत उसकी अराइज हो रही है ना, ये इंटरनल स्टिमुली के कारण होगी। हंगर हो सकता है, थर्स्ट हो सकता है, या एक्सटर्नल स्टिमुली कह लो, एडवर्टाइजिंग कह लो, या वर्ड ऑफ माउथ, कोई भी हो सकता है। ये तो मैंने दो ही ऑप्शंस लिखे हैं, इसमें मल्टीपल आ जाती हैं। जब उसको पता चल जाएगा कि भाई उसको प्रॉब्लम अराइज हो गया या कोई नीड अराइज हो गया, फिर वो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकालेगा। यानी कंज्यूमर पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, जितने भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो उसकी नीड को पूरा कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। इसमें इंटरनल सर्च किया जाएगा, यानी वो अपने पर्सनल नॉलेज का यूज़ करेगा, एक्सपीरियंसेस का यूज़ करेगा। एक्सटर्नल सर्च किया जा सकता है, यानी वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इंटरनेट या रिव्यूज़ वगैरह से भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। फिर जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको इवेल्युएट किया जाएगा, यानी कंज्यूमर इवेल्युएट करेगा जितने भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है जो उसने इंफॉर्मेशन स्टेज में आइडेंटिफाई की, उन सबको अलग अलग फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा कि प्रोडक्ट के हर प्रोडक्ट के क्या फीचर है, किस प्राइस पे वो मिल रहा है, क्वालिटी उसकी कैसी है, ब्रांड का उसका रेपुटेशन कैसा है, या पर्सनल प्रेफरेंसेस, उसको वो चीज़ पसंद आई या नहीं आई, ये सारी उसको बेस्ट चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगी। फिर परचेज डिसीजन लिया जाएगा, यानी कंज्यूमर अब डिसीजन लेगा कि भाई उसने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करना है, खरीदना है। इसमें वो एक स्पेसिफिक ब्रांड सेलेक्ट कर लेगा, फिर वो अपनी परचेज क्वांटिटी देखा, उसने चीज़ें कितनी क्वांटिटी में खरीदनी है, फिर वो डिसाइड करेगा किस जगह पे किस टाइम पे वो परचेज करेगा। फिर होगी पोस्ट, अब चीज़ें तो उसने खरीद ली हैं, अब पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। देखो, जब एक बार परचेज होगी फिर कंज्यूमर इवैल्यूएट करेगा कि भाई वो उस परचेज से जो उसने प्रोडक्ट और सर्विस खरीदा सेटिस्फाइड है या नहीं, उसने उसकी जो चीज़ जिस चीज़ को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदा था, क्या वो प्रोडक्ट उस चीज़ को पूरा कर पाया। अगर तो प्रोडक्ट उसकी भाई जो भी ज़रूरतें, एक्सपेक्टेशन उनको पूरा करता है तो वो ये बाइंग डिसीजन बार बार लेगा। अगर आप कह लो कि वो प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया, तो इससे आप पोस्ट परचेज डिसोनेंस होगी या डिससेटिस्फैक्शन होगी। देखो, जो पोस्ट परचेज डिसोनेंस है, यह अकेला वर्ड पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, सो ध्यान रखना इस चीज़ का, दैट इज कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। अब यही चीज़ को उन्होंने ना क्वेश्चन की फॉर्म में डाला था, वो समझो। अब देखो पेपर का लेवल,
उन्होंने आपको एक दिव्या नाम की कंज्यूमर दे दी, वो कह रहे हैं उसने ना एक परचेज करनी है, उसकी आपको 5 लाइनें बना के दे दी, कहते इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करो कि ये कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है, यानी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है दिव्या का। सबसे पहले दिव्या बिलोंग्स टू एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप एंड ऑल हर कोलीग्स हैव देयर ओन व्हीकल्स। पहला पॉइंट, ये स्टेज हाईलाइट करती है कि दिव्या अब सोशल इन्फ्लुएंस में आ रही है और वो जैसे कि उसके जितने भी कोलीग्स हैं उनके सभी के पास कार है। सो ये चीज़ उसके कहीं ना कहीं डिसीजन पे मेकिंग प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालेगी, उसकी नीड अराइज करेगी। दूसरा, दिव्या feels that fuel efficiency should be the most critical factor while making a choice। ये सेकंड स्टेज, इसमें दिव्या प्रायोरिटाइज कर रही है कि उसका जो मेन फैक्टर है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे जो इम्पैक्ट डालेगा, अब लेनी तो उसने कहा वो होगा फ्यूल एफिशिएंसी। सो ये इंडिकेट करता है कि उसकी भाई एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस है, उसका क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे उसने कार को सिलेक्ट करना है। तीसरा, दिव्या यूसेस मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कार मॉडल्स। दिव्या जो इंफॉर्मेशन सर्च कर रही है, जो तीसरी स्टेज है वो करेगी, वो मीडिया सोशल चैनल्स को यूटिलाइज करेगी कार्स के मॉडल्स के जो अवेलेबल है मार्केट में उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। यानी ये स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है इंफॉर्मेशन सर्च में और वो अपनी नॉलेज को बढ़ा रही है रिगार्डिंग कितनी कार्स अवेलेबल है मार्केट में। चौथा, दिव्या लुक्स फॉर अ स्पेसिफिक कलर एंड शोरूम डिलीवरी एज शी डज नॉट वांट टू वेट। इस स्टेज में दिव्या ने क्या कर दिया, जो उसकी प्रेफरेंसेस है उसको और फर्दर कर दिया, बहुत नैरो डाउन कर दिया कि उसने कंसीडर किया उसे भाई ये एक स्पेसिफिक कलर चाहिए और उसे डिलीवरी शोरूम से चाहिए, उसने वेट नहीं करनी क्या, यानी प्रेफरेंसेस को और कंसाइज और प्रिसाइज बना दिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको इमीडिएट अवेलेबिलिटी चाहिए, उसे अभी की अभी कार चाहिए और उसकी ये एस्थेटिक प्रेफरेंस है। ठीक है, लास्ट, दिव्या नैरोज डाउन टू अ डार्क ग्रे कार ऑफ अ स्पेसिफिक ब्रांड। और फाइनली लास्ट में दिव्या ने बिल्कुल एक स्पेसिफिक चॉइस कर ली, यानी उसने ये चूज कर लिया भाई उसे अब एक पर्टिकुलर ब्रांड की डार्क ग्रे कलर की कार चाहिए। सो ये स्टेज सिग्निफाई करती कि भाई उसने कार के मॉडल और ब्रांड के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, जो कंज्यूमर रैशनैलिटी है वो कुछ अजम्पशन के बेसिस पे है, वो समझो। कंज्यूमर रैशनैलिटी इंप्लाइज द फॉलोइंग असम्पशंस। नॉन सैटिस्फैक्टरी ऑफ नीड्स। जो ये अजम्पशन है ये सजेस्ट करते हैं कि जो कंज्यूमर है उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी पूरा नहीं हो सकती, कोई भी बंदा उनको फुली सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। वो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि जो उनकी यूटिलिटी कह लो या फिर उनकी सेटिस्फेक्शन वो जल्दी से जल्दी मैक्सिमाइज पूरी हो सके। ट्रांसिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, जो ये अजम्पशन है ये दर्शाते हैं कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है ना वो कंसिस्टेंट है, आप उनको रैंक कर सकते हो एक लॉजिकल या ट्रांजिटिव मैनर में, आप कह सकते हो। अगर एक कंज्यूमर ऑप्शन ए को प्रेफर कर रहा है ऑप्शन बी के ऊपर और ऑप्शन बी को ऑप्शन सी के ऊपर, तो जो कंज्यूमर है उस वो हमें ऑब्वियस बात है ए को सी के ऊपर प्रेफर करेगा। समझ रही हो कहने का मतलब क्या है? अगर आप मान लो अगर ए ऑप्शन आपकी BMW है, बी ऑप्शन आपकी ऑडी है, सी ऑप्शन आपकी लेजेंडर है, अगर कंज्यूमर BMW को प्रेफर कर रहा है ऑडी के ऊपर, ऑडी को प्रेफर कर रहा है लेजेंडर के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ना वो BMW को लेजेंडर के ऊपर भी प्रेफर करेगा। दैट इज ट्रांसिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस। सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव, जो ये अजम्पशन है सिंपल ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में काम करे, उसको अपने से मतलब है दुनिया से नहीं, ताकि उसको मैक्सिमाइज हो सके उसकी अपनी यूटिलिटी और वेलबींग। ठीक है, कंज्यूमर रैशनैलिटी का मैंने क्वेश्चन तो करवा दिया, अब कंज्यूमर रैशनैलिटी का एक बार मतलब भी करवा देता हूँ। वैसे तो आपको पता है, देखो जो कंज्यूमर रैशनैलिटी है बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है, इसका मतलब या इसकी अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर हमेशा रेशनल चॉइसेस करेगा, यानी ये अपनी जो ये इसकी रेशनल चॉइसेस होंगी ना ये उसकी प्रेफरेंसेस पे और जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे होंगी, यानी वो कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन करेगा जितनी भी उसकी अजम्पशंस हैं उसकी।
इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। सबसे पहला आता है नॉन सेटाइटेशन, जो ये अजम्पशन है इम्प्लाई करती है कि कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है कि उसे ज़्यादा चीज़ें मिले, ज़्यादा सर्विसेज मिले इन कंपैरिजन टू लेस। कोई भी बंदा ऐसे नहीं कहेगा भाई मुझे चाहे कम दे दो बट इतना दो, हमेशा सारे कहेंगे मुझे ज़्यादा मिले कम के कंपैरिजन में। जो ये करैक्टरिस्टिक है ये रेशनल बिहेवियर को दर्शाती है और इसे कंज्यूमर रेशनैलिटी की अजम्पशन में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस। देखो जो ये अजम्पशन है वो अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो पूरी क्लियर है, उसको पता है उससे क्या चाहिए, वो कंसिस्टेंट है। यानी वो हर जितने भी उसके पास गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको अच्छे से रैंक कर सकते हैं उनकी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे। सो ये भी एक अच्छी करैक्टरिस्टिक है रेशनल बिहेवियर की। तीसरा, इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव। देखो ऑल्दो ये रिपीट हो रही है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट कंज्यूमर रेशनैलिटी के डेफिनेशन इन अजम्पशंस के बिना बेसलेस है। देखो जो इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव की अजम्पशन है वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर्स हमेशा अपने इंटरेस्ट में एक्ट करेगा, वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि उसकी यूटिलिटी या उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा हो। यानी ये की एस्पेक्ट है रेशनल बिहेवियर में और इसे एज अ अजम्पशन कंज्यूमर रेशनैलिटी में इंक्लूड किया गया है। पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो जो ये अजम्पशन है जो अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है ना जितनी उनको ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग वो उनके पास है। ये इंफॉर्मेशन प्राइजेस, क्वालिटी और जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे कितने भी फैक्टर्स सभी के रिगार्डिंग उसके पास अवेलेबल है। सो इंफॉर्मेशन का होना बहुत क्रूशियल है अगर आपने रेशनल चॉइस करनी है। सो इसे भी एज अ अजम्पशन कंज्यूमर रेशनैलिटी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन था सेम है, रेपिटेटिव, बस उसकी फॉर्म चेंज कर दी। दी क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग कंज्यूमर रेशनैलिटी इंक्लूड। अब जो क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी जो कंज्यूमर रेशनैलिटी को पूरा दर्शाती हैं, उन्होंने आपको 5-7 चॉइसेस दे दी, चूज करके बताओ। सेम, सबसे पहला इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव, ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा, प्रेफरेंसेस की क्लैरिटी होगी, उनको अच्छे से चीज़ें, उनकी प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट होगी, सब कुछ उनको पता होगा, उनको रैंक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन की पोजेशन होगी, यानी जो रेशनल कंज्यूमर है उसके पास प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन होगी। नॉन सेटाइशन ऑफ नीड्स, ऑब्वियस बात है, रेशनल कंज्यूमर्स हमेशा यही चाहेगा मुझे ज़्यादा मिले, कोई भी नहीं चाहता मुझे कम मिले। ठीक है, सो ये था एक। और अगेन सेम क्वेश्चन तीसरी फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कोर ऑफ कंज्यूमर रेशन, सेम, चूज करके बताओ। नॉन सेटाइटेशन पता ही, अब आपको मैं अच्छे से करवा चुका हूँ ये। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेल्फिश मोटिव होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये एक बार आप देख लेना। क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप रेशनल चॉइसेस करोगे। इंफॉर्मेशन की पोजेशन होनी चाहिए, यानी एक क्वेश्चन को 3 फॉर्म में पूछा गया, आंसर इसका सेम है और क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप।